Hello everyone, welcome back to the Prepness GK. I hope you all are doing absolutely well. So आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2026 के 5 फरवरी शिफ्ट 1 के इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन के पीवाईक्यू को डिटेल में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ करेक्ट आंसर ही नहीं देखेंगे बल्कि हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन, ग्रामर रूल्स, वोकैबुलरी, ऑप्शन एलिमिनेशन और एग्जाम ट्रिक भी समझेंगे ताकि अगर इसी कंसेप्ट पर फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाओ। So if you're preparing for SSC MTS, SSC GD, PHSL, CPL or any other competitive exam, make sure you watch this video till the end because every single question is going to strengthen your English concept. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने द प्रेपनेस जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. From the given alternatives, choose the correct meaning of the item. What goes around comes around. Options दिए गए. Option number A, people's action have consequences that will eventually return to them. Option number B, people's pet will eventually return home if they go out. Option number C, if you throw a stone up, it will fall down. Option number C, a drunk will eventually return home. वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा. सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन में क्या कह रहा है. क्वेश्चन में जो आपको आइटम दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. इसका मतलब होता है जो जैसे कि हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसे ही एक दिन हमारे साथ होता है. जैसी करनी वैसी भरनी. ऑप्शंस आपको दिया हुआ है ए बी सी डी. इसमें आपको जो करेक्ट मीनिंग देगा उसको आपको चूज करना है. पहला वाला अगर आप देखेंगे तो लिखा है पीपल्स एक्शन हैव कंसिक्वेंस दैट विल इवेंचुअली रिटर्न टू होम. इट मीन्स लोगों के कर्मों का फल एक दिन उन्हें जरूर मिलता है. ऑप्शन नंबर ए कुछ सही लग रहा है. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं. पीपल्स पेट विल इवेंचुअली रिटर्न होम इफ दे गो आउट. पालतू जानवर घर वापस आ जाते हैं. ये ऑप्शन नंबर बी तो सही नहीं है. ऑप्शन नंबर सी देखेंगे. इफ यू थ्रो अ स्टोन इट विल फॉल डाउन. ऑप्शन नंबर सी भी सही नहीं है. ऑप्शन नंबर डी, अ ड्रंक विल इवेंचुअली रिटर्न होम. शराबी घर लौट आएगा. या फिर ऑप्शन नंबर डी भी जो है सही नहीं है. ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है. People's action have consequences that will eventually return to home. Next question पे चलते हैं. Question number 2. From the alternatives given below, select the correct meaning of the item. Cast the first stone. Options दिए गए हैं. To be the first to criticize someone or something. Option number B, to be the first to give a comment on an Instagram post. Option number C, to be the first to invent something. Option number D, to be the first to invite someone. वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करिए. इस क्वेश्चन में ये जो आइटम लिखा हुआ है कास्ट द फर्स्ट स्टोन, ये जो आइटम है ये बाइबल से लिया गया है. इसका मतलब होता है कि सबसे पहले किसी की आलोचना करना. इट मीन्स कि अगर आप स्वयं गलती करते हो तो दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद के बारे में सोचिए. अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए, टू बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है. अगर बी देखोगे तो बी में लिखा है इंस्टाग्राम पर सबसे पहले कमेंट करने वाला. ऑप्शन नंबर बी गलत है. ऑप्शन नंबर सी है कुछ नया इन्वेंट करना. ऑप्शन नंबर सी भी गलत है. ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले इन्वाइट करना. ऑप्शन नंबर डी भी गलत है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Select the option with the correct spelling that can replace the underlined word in the given sentence. If the spelling in the given sentence is already correct, choose option no replacement required. आपको जो सेंटेंस दिया है वो दिया है the film's gratuitous violence was criticized for being unnecessary and excessive. आपको gratuitous की स्पेलिंग दी गई है. आपको यहाँ पे ग्रेटिट्यूस की स्पेलिंग दी गई है. आपको इस करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना और अगर ये वाली स्पेलिंग सही होगी तो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड को चूज करना है. वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए. पहले सबसे पहले ये जो सेंटेंस पे लिखे ना ग्रेटिट्यूस, इसका मतलब समझ लेते हैं. ग्रेटिट्यूस मीन्स होता है अननेसेसरी और विदाउट एनी रीजन. unnecessary
और विदाउट एनी रीजन। सी के नीचे डैश लगाया इट मीन्स विदाउट, और ऐसे अगर सी के ऊपर डैश लगा दिया तो इट मीन्स विथ। और ये विदाउट। तो ग्रेटिटियस का मतलब होता है अननेसेसरी और विदाउट एनी रीजन, मतलब बिना किसी जरूरत के। यहाँ पे तो सेंटेंस लिखा है द फिल्म ग्रेटिटियस वायलेंस वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अननेसेसरी एंड एक्सेसिव। इसका मतलब होता है फिल्म में बिना वजह दिखाई गई हिंसा की आलोचना की गई है। अब आपको ग्रेटिटियस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो ऑप्शन नंबर डी, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो ग्रेटिटियस की स्पेलिंग लिखती है वो करेक्ट है, GRATUITOUS। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Select the option with the correct spelling that can replace the underlined word in the given sentence. If the spelling in the sentence is already correct, choose no replacement required. Question यहाँ से start है. These comments were not germane to the topic at hand and distracted from the main issue. जर्मन की आपको अलग अलग स्पेलिंग दी हुई है, आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करके बताना है। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। सबसे पहले ये जो वर्ड लिखा हुआ है जर्मन, इसको मतलब समझते हैं कि ये है क्या। जर्मन मीन्स होता है रिलेवेंट या फिर क्लोजली रिलेटेड। रिलेवेंट और क्लोजली रिलेटेड मीन्स जर्मन का मतलब होता है मतलब विषय से संबंधित, किसी उसकी बातें टॉपिक से संबंधित नहीं थी। अगर आप जर्मन की स्पेलिंग करेक्ट देखते हो तो जर्मन की करेक्ट स्पेलिंग होती है GERMANE। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Choose the word that is the closest synonym to the word aroma. Aroma means ऑप्शन दिया गया है नॉइस, डिलाइट, फ्रेग्रेंस, इनसाइट। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। सबसे पहले ये जो अरोमा लिखा हुआ ना, अरोमा मीन्स होता है फ्रेग्रेंस या फिर सॉरी प्लीजेंट स्मेल होता है। प्लीजेंट स्मेल बोलो चाहे फ्रेग्रेंस बोलिए, बात वही है। प्लीजेंट स्मेल। ऑप्शंस को देखो, नॉइस, शोर, ऑप्शन नंबर ए गलत है। फ्रेग्रेंस ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। डी ऑप्शन दिया है डिलाइट मीन्स खुशी, और ऑप्शन नंबर डी इनसाइड, इनसाइड बी जो है गलत है, गहरी समझ। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द वर्ड ब्रिस्क। ऑप्शन नंबर ए स्लो, ऑप्शन नंबर बी वीक, ऑप्शन नंबर सी क्विक, ऑप्शन नंबर डी लेजी। वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करिए। पहले ब्रिस्क का यहाँ पे ये जो ब्रिस्क लिखा हुआ है इसका मीनिंग समझते हैं। ब्रिस्क मीन होता है फास्ट, क्विक और एक्टिव बोल सकते हो आप लोग, एनर्जेटिक। ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है स्लो, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है वीक, ऑप्शन नंबर सी लिखा है क्विक, ऑप्शन नंबर डी लेजी। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी क्विक इज का जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट मीनिंग टू एक्टिव। एक्टिव का अपोजिट बताना है। ऑप्शन नंबर ए एनर्जेटिक, ऑप्शन नंबर बी एकाइल, ऑप्शन नंबर बी सी लाइवली, ऑप्शन नंबर डी पैसिव। वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय या फुर्तीला। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो एनर्जेटिक, एनर्जेटिक मतलब होता है ऊर्जावान। ये साइनोनियम हो सकता है पर एंटोनियम जो है वो नहीं होगा। अपोजिट मीन्स एंटोनियम आपको फाइंड करना है। अगर आप एगाइल देखोगे, एगाइल मीन्स होता है फुर्तीला। ऑप्शन नंबर बी भी साइनोनियम होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ये लाइवली लिखा है जीवांत या सक्रिय, ये भी साइनोनियम होगा, एंटोनियम जो है नहीं होगा। पैसिव ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
8. Choose the word that is most opposite in the meaning to borrow. Option number A interest, option number B usurp, option number C appropriate, option number D lend. वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। अगर आप बोरो का मतलब समझोगे तो बोरो मीन्स होता है किसी से कुछ उधार लेना। इसका अपोजिट क्या होगा? अगर आप देखोगे इंटरेस्ट लिखा है, असर्ट लिखा है, अप्रोप्रिएट लिखा है। इंटरेस्ट मीन्स होता है किसी को जिम्मेदारी सौंपना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखोगे असर मीन्स होता है जबरदस्ती अधिकार को छीन लेना। ऑप्शन नंबर सी एप्रोप्रिएट अगर देखोगे तो अपने उपयोग में लेना। ऑप्शन नंबर सी भी सही नहीं है। अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखोगे तो उधार लेना, लेंड जो है आपका, सॉरी उधार देना। अब ऑप्शन नंबर डी लेंड मीन्स उधार देना, बोरो मीन्स उधार लेना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Choose the most suitable one-word substitution for the following. A government ruled by nobles. Option number A autocracy, option number B aristocracy, option number C democracy, option number D oligarchy. वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसी सरकार जिस पर नोबल या फिर अमीर वर्ग का शासन हो, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अगर आपको देखोगे ऑप्शन नंबर ए ऑटोक्रेसी लिखा है। ऑटोक्रेसी का मतलब है कि एक व्यक्ति द्वारा चलाया गया शासन, यानी पूरा अधिकार जो है जब किसी एक शासक के हाथ में होता है तो उसे ऑटोक्रेसी बोलते हैं। एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं क्या लिखा है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय नोबल, यानी कुलीन या फिर उच्च वर्ग के लोगों का शासन जो होता है उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। यहीं आप भी डेमोक्रेसी देखोगे तो डेमोक्रेसी मीन्स होता है जनता का शासन, और ओलिगार्की देखोगे तो कुछ गिने चुने शक्तिशाली लोगों का शासन। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ किंग और अ क्वीन। ऑप्शन नंबर ए ऑटोक्रेसी, ऑप्शन नंबर बी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो हम लोग जानते हैं जनता का शासन। ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी मोनार्ची, ऑप्शन नंबर डी डिक्टेटरशिप। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। राजा या रानी द्वारा चलाए जाने वाले शासन को क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी लिखा है। ऑटोक्रेसी भी हमने पहले ही पढ़ा, ऑटोक्रेसी में लिखा था कि एक व्यक्ति का शासन। अगर एक व्यक्ति का शासन, इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो राजा ही हो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं। ऑप्शन नंबर डी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में जनता का शासन। ऑप्शन नंबर डी भी सही नहीं है। डिक्टेटरशिप देखोगे तो मतलब तानाशाह। ऑप्शन नंबर डी भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मोनार्ची, इट मीन किंग और क्वीन द्वारा चलाया गया शासन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Select the correct alternative to fill in the blank with the correct preposition in the following sentence. Robin is the only heir dash his father's property of 2 for n. वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। ये जो HIER लिखा है, इट मीन्स हायर मीन्स वारिस, यानी जिसे संपत्ति मिलने वाली हो। इंग्लिश ग्रामर में फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, जिससे हायर टू प्रॉपर्टी, हमेशा हायर टू आता है। सेंटेंस का मीनिंग इस तरीके से होगा कि रॉबिन अपने पिता की संपत्ति का एकमात्र वारिस है। ऑप्शन नंबर बी 2 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। करेक्ट प्रिपोजिशन फाइंड आउट करना है आपको। रॉबिनहुड वाज पॉपुलर डैश पुअर पीपल्स। ऑप्शन नंबर ए अबाउट, ऑप्शन नंबर बी अमंग, ऑप्शन नंबर सी इन, ऑप्शन नंबर डी बाय। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। सेंटेंस में बोला गया है कि रॉबिनहुड गरीब लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय था। जब हम किसी ग्रुप के बीच लोकप्रिय होने की बात करते हैं तब प्रिपोजिशन आता है। जैसे जब वर्ड पॉपुलर आता है, पॉपुलर के साथ हमेशा अमंग लगता है। एग्जाम्पल में जैसे आप बोल सकते हो पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, और पॉपुलर अमंग चिल्ड्रंस, पॉपुलर अमंग पीपल, पुअर पीपल्स। इसलिए आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमंग जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
In the given sentence, a sentence is divided into 4 parts and given in alternatives A, B, C, and D. There is an error in one part. Choose the alternative containing that part of the sentence that has an error. Choosing the alternative with the error will be the answer. Option sentence यहाँ से start है. It was very stupid about the boy to have spent 5,000 rupees on a dictionary. Option number A, it was very. Option number B, stupid about the boy to. Option number C, have spent 5,000. Option number D, rupees on dictionary. वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए. इस सेंटेंस में कह रहा है कि उस लड़के का उस डिक्शनरी पर 5,000 रुपए खर्च करना बहुत ही मूर्खतापूर्ण था. अब इस क्वेश्चन में एरर कहाँ है? सेंटेंस में लिखा है कि स्टूपिड अबाउट द बॉय, लेकिन ग्रामर का रूल ऐसा कहता है कि जब हम किसी के बारे में, किसी के बिहेवियर की बात करते हैं, तब एडजेक्टिव जैसे कि क्लेवर, काइंड, नाइस, फुलिश, स्टूपिड के साथ हमेशा ऑफ लगता है. आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनना चाहिए यहाँ पे ऐसे बनना चाहिए कि इट वॉज वेरी स्टूपिड ऑफ द बॉय. अबाउट की जगह पे ऑफ आना चाहिए. इट वॉज वेरी स्टूपिड ऑफ द बॉय टू स्पेंड 5,000 रुपीज ऑन अ डिक्शनरी. ये अबाउट यहाँ पे जो है ये गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी, एरर जो है बी में है. अबाउट की जगह पे टू आना चाहिए, सॉरी अबाउट की जगह पे ऑफ आना चाहिए. बोल करो लिखो. ये जो अबाउट यहाँ पे हटा है यहाँ पे आना चाहिए ऑफ. इट वॉज वेरी स्टूपिड ऑफ द बॉय टू हैव स्पेंड 5,000 रुपीज ऑन एडिशनल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 14 सेम है. In the given question, a sentence is divided into 4 parts. Given in an alternative A, B, C, D, there is an error in one part. Choose the alternative containing the part of the sentence that has an error. That has the error. Choosing the alternative with the error will be the answer. The Golden Temple was crowded by millions of devotees from all around the world on the day of Baisakhi. Options है. Option number A, the Golden Temple was. Option number B, crowded by millions of devotees. Option number C, from all around the world. Option number D, on the day of Baisakhi. वीडियो पॉज करके ट्राई करिए. सेंटेंस में बोला गया है कि बैसाखी के दिन दुनिया भर से आए लाखों श्रद्धालु के कारण गोल्डन टेम्पल में बहुत भीड़ थी. अब सेंटेंस में ऐसा लिखा है कि द गोल्डन टेम्पल वॉज क्राउडेड बाय मिलियंस ऑफ डिवोट्स. यही एरर है. ग्रामर रूल कहता है कि जब भी क्राउडेड के बाद बाय नहीं बल्कि विथ लगता है. आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा. द गोल्डन टेम्पल वॉज क्राउडेड विथ मिलियंस ऑफ डिवोट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑन द डे ऑफ बैसाखी. ऑप्शन नंबर सी, बी. ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन. करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है. द यंग मैन रिसॉर्टेड टू फ्रीक्वेंट आउटिंग इन परसूट डैश हैप्पीनेस. ऑप्शन नंबर ए, फॉर, बाय, ऑफ, आफ्टर. वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए. ये जो लिखा है ना यहाँ पे जो सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन फिल करना है, तो पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे आंसर आएगा ऑफ. ऐसा क्यों आएगा? इन परसूट ऑफ का मतलब होता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज है. इसका मतलब होता है किसी चीज की तलाश में या पाने के प्रयास में. इस सेंटेंस का जो मतलब होगा वो इस तरीके से होगा कि वह युवक खुशी की तलाश में बार बार बाहर घूमने जाने लगा. आपको ऑप्शन नंबर ऑफ गलत, बाय गलत, आफ्टर गलत. ऑप्शन नंबर बी ऑफ जो होगा आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. इसमें वो करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है. द टूरिस्ट फेल विक्टिम्स डैश सम एंटी सोशल फैक्टर्स. ऑप्शन नंबर ए, फॉर. ऑप्शन नंबर बी, इनटू. ऑप्शन नंबर सी, टू. ऑप्शन नंबर डी, ऑफ. वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए. आप यहाँ पे सबसे पहले ये जो फिक्स एक्सप्रेशन है उसको समझो. इंग्लिश में हमेशा कहते हैं कि फॉल विक्टिम टू. फॉल
विक्टिम टू, किसी चीज का शिकार होना। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि पर्यटक कुछ असामाजिक तत्वों का शिकार होगा। अगर आप क्वेश्चन ऑप्शन देखोगे फॉर, टू, इनटू और ऑफ, तो ऑप्शन नंबर सी टू जो है इसका सही आंसर है। यहाँ पे फिल होना चाहिए टू। The tourist fell victims to some anti-social factors. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। A part of the following sentence is underlined. Choose the option which can replace the underlined part to improve the sentence. In case option number A, B, C are not found suitable, choose option number D, no replacement required. Sentence है, the economic reforms introduced last year are aimed at bringing up the overall productivity of the nation. Option number A, aimed at bringing forward. Option number B, aimed at bringing about. Option number C, aimed for bringing about. Option number D, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। पहले सेंटेंस का मतलब समझते हैं। सेंटेंस में लिखा है कि पिछले साल लागू किए गए आर्थिक सुधारों का उद्देश्य देश की कुल उत्पादकता को बढ़ाना। अब ध्यान दीजिए कि सेंटेंस में लिखा है ब्रिंगिंग अप, लेकिन ब्रिंग अप का मतलब होता है बच्चे का पालन पोषण करना या किसी टॉपिक को उठाना। यहाँ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात करी जा रही है, इसलिए फ्रेज में होना चाहिए ब्रिंग अबाउट, जिसका मीनिंग होगा किसी बदलाव या सुधार को लाना। अगर आप करेक्ट सेंटेंस देखोगे तो इस तरह से बनना चाहिए, द इकोनॉमिक रिपोर्ट आर एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन। अगर आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी और डी बी को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एट लिखा है जबकि यहाँ पे फॉर कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18। A part of the following sentence is underlined. Choose the option which can replace the underlined part to improve the sentence. In case option number A, B, C are not suitable, choose option number D, no improvement required. आपका क्वेश्चन है, the member of a club have been waiting eagerly for the chief guest to arrive since. Options are option number A, to the chief guest arrival since 2 hours. Option number B, for the chief guest to arrive for 2 hours. Option number C, for the chief guest arrive from 2 hours. Option number D, no improvement required. वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। अगर आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझोगे तो सेंटेंस में ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग है कि क्लब के सदस्य पिछले 2 घंटे से मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, सेंटेंस में लिखा है सिंस 2 आवर, यही गलती है। ग्रामर रूल कहता है सिंस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आता है, ना कि एंडिंग पॉइंट के लिए, जैसे सिंस 8 AM, सिंस मंडे, सिंस जनवरी। लेकिन जब हम किसी समय की अवधि में ड्यूरेशन की बात बतानी हो तब हमें फॉर लगाने का चाहिए, जैसे कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर 3 मंथ। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसा बनना चाहिए, द मेंबर्स ऑफ द क्लब हैव बीन वेटिंग ईगरली फॉर द चीफ गेस्ट टू अराइव फॉर 2 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, फॉर द चीफ गेस्ट टू अराइव फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। A part of the following sentence is underlined. Choose the option that can replace the underlined part to improve the sentence. If you feel option number A, B, C, D improve the sentence, if you feel option number A, B, C do not improve the sentence, then choose option number D, no improvement required. Sentence यहाँ से start है, regular exercise will have the effect of increasing your energy level and help you feel more refreshed throughout the day. Option number A will increase your energy level. Option number B will have the effect of increasing your energy levels. Option number C will affect the increase of your energy level. Option number D, no improvement required. वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। इस सेंटेंस में कह रहा है कि नियमित, ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कह रहा है कि नियमित व्यायाम रेगुलर एक्सरसाइज आपकी एनर्जी बढ़ाएगा और आपको पूरे दिन जो है तरोताजा महसूस कराएगा। अब अंडरलाइन पार्ट देखिए, विल हैव द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग योर एनर्जी लेवल एंड इंक्रीजिंग योर एनर्जी लेवल। इसमें अगर आप अंडरलाइन पार्ट को ये वाला देखोगे, विल हैव द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग, ये बहुत लंबा और मतलब कि
रिक्वायर्ड नहीं है, इतना बहुत ज्यादा वर्डी है ये, इसे सीधे और बेहतर तरीके से कहा जा सकता है जैसे कि विल इंक्रीज योर एनर्जी लेवल। ये अधिक नेचुरल और ग्रामेटिकल जो है अच्छा है। अगर आप ऑप्शन को एनालाइज करोगे तो लिखा हुआ है विल इंक्रीज योर एनर्जी लेवल्स। ऑप्शन नंबर बी को देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में क्या गलत है, ऑप्शन नंबर बी में इफेक्ट लिख दिया। अफेक्ट यहाँ गलत है, यहाँ पे इफेक्ट चाहिए था न कि अफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी पे आप ध्यान दोगे तो विल अफेक्ट द इंक्रीज ऑफ योर एनर्जी लेवल, ये भी इसका स्ट्रक्चर ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी को देखोगे नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, इंप्रूवमेंट की तो रिक्वायरमेंट है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20। इस क्वेश्चन में भी आपको अंडरलाइन पार्ट को क्या कहते हैं, a part of the following sentence is underlined, choose the option that can replace the underlined part to improve the sentence. If you feel option A, B, C do not improve the sentence, then choose option number D, no improvement required. Sentence यहाँ से start है। It was a once in the lifetime opportunity that many would consider invaluable, but very few got chance to experience. Option number A, the once in a lifetime. Option number B, and once in a lifetime. Option number C, a once in a lifetime. No improvement required. वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये जीवन में केवल एक बार मिलने वाला एक ऐसा अवसर था जिसे बहुत लोग अमूल्य मानते हैं, मीन्स इनवैल्यूएबल मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग भी उसका अनुभव करने का मौका मिल पाता है। अब देखिए सेंटेंस में गलती कहाँ है, यहाँ पे लिखा है वंस इन द लाइफ टाइम, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में सही फिक्स्ड एक्सप्रेशन इस तरीका है वन इन अ लाइफ टाइम, न कि इन द लाइफ टाइम। यहाँ पे द नहीं होगा, यहाँ पे ए होना चाहिए, यानी जीवन में केवल एक बार मिलने वाला, जीवन में केवल एक बार मिलने वाला। इसलिए सही सेंटेंस आपका इस तरीके से होगा, इट वॉज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दैट मैनी वुड कंसिडर इनवैल्यूएबल बट वेरी फ्यू गॉट द चांस टू एक्सपीरियंस। अगर ऑप्शन को एनालाइज करोगे तो ऑप्शन नंबर सी, अ वंस इन अ लाइफ टाइम जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में द लगा दिया स्टार्टिंग में, ऑप्शन नंबर बी में एन लगा दिया है, और इंप्रूवमेंट की तो रिक्वायरमेंट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 to 25 सारे जो है इसी पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। पहले पैसेज पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही कि पहले पैसेज का जो है मेन आइडिया समझ ली। पैसेज में लिखा है मैरी वुलस्टोन वाज अ प्रोलिफिक feminist critic and philosopher who achieved prominence with the publication of A Vindication of the Rights of Women in 1972. It means Mary Wollstone एक प्रसिद्ध feminist critic and philosopher थी। उन्हें 1972 में उन्हीं के प्रकाशित जो पुस्तक थी A Vindication of the Rights of Women, उसके कारण काफी विशेष पहचान मिली। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं When Wollstone died in childbirth, Godwin means उनके husband wrote a memorial that discussed her love affairs with Henry Fuseli and Gilbert Imlay, which made Wollstone private life public and brought disgrace to her. जब मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट की बच्चे को जन्म देते समय मृत्यु हो गई थी, तब उनके जो पति थे विलियम गुडविन ने उनके जीवन पर एक किताब लिखी, लेकिन उस किताब में उनकी निजी जिंदगी प्राइवेट लाइफ की बातें लिख दी, जिससे उनकी छवि को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। थर्ड लाइन में लिखा है Wollstonecrafts were critiquing the position of a woman in a party patriarchal setup which is highly misogynistic in nature. It means उनकी रचनाएं उस समाज की आलोचना करती हैं जहां पुरुषों का प्रभुत्व, पेट्राइकल सोसाइटी है जो लिखा हुआ है ना, पेट्राइकल सोसाइटी, पुरुषों का प्रभुत्व होता है और महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है। Her writing serve as an example of proto-feminist approach which tends to discuss how women expect their subjugations and accept slavery as a duty. उनकी सोच प्रोटो-फेमिनिस्ट प्रारंभिक नारीवाद का उदाहरण है। वे मानती थी कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। Wollstonecraft stressed the importance of education for women in the vindication of the rights of a woman. Wollstonecraft rejected the conventional approach which categorized women as naturally weak and inferior to men. उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में महिलाओं की शिक्षा की महत्व पर जोर दिया गया।
और उन्हें उन्हीं की पुरानी मतलब उन्हें उस पुरानी सोच को गलत बताया गया जिसमें महिलाओं को कमजोर और पुरुषों से हीन माना जाता था। नेक्स्ट लाइन में है, शी सीज एजुकेशन एज द ओनली मीन्स टू एनेबल women to participate in society and believes that the lack of education keep women in a secondary position. Her idea that a women play a crucial role in shaping a society through their participation and bringing up children was downrightly rejected by a Marxist feminist thinker. उनका मानना था कि शिक्षा में महिलाओं को उनका मानना ये था कि शिक्षा में महिलाओं को समाज में एक बराबरी का स्थान दिला सकती हैं। उनका विश्वास था कि महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं हैं बल्कि समाज के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप इसका पैसेज का मेन आइडिया समझोगे तो ये पैसेज जो है मैरी वोllstonecraft और उनके विमेंस राइट और विमेंस एजुकेशन के विचारों पर जो है आधारित है। ये मेन आइडिया यही मतलब मेन आइडिया यही है कि महिलाओं को सम्मान, अधिकार और शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वे समाज में बराबरी से भाग ले सके। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 21, why is Mary Wollstonecraft regarded as the foundational figure in feminist theory? Option number A, she wrote extensively about the women's right and directly challenged the notion that women were naturally weak and inferior. Option number B, she focuses only on her own experience without addressing the large social issue affecting women and their treatment as mere property. Option number C, she argued that women should stay within domestic rules and avoid intellectual pursuit. Option number D, she believed women did not need education and supported traditional gender expectation. वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। Why is Mary Wollstonecraft regarded as traditional figure in feminist theory? एक क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी बात थी जिसने मैरी वोllstonecraft को फेमिनिज्म के क्षेत्र में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट बना दिया। अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए, शी रोट एक्सटेंसिवली अबाउट द वुमेन्स राइट एंड डायरेक्टली चैलेंज द नोशन दैट वुमेन्स वर नेचुरली वीक एंड इंफीरियर। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर विस्तार से लिखा और इस सोच को खुलकर विरोध किया कि महिलाएं जन्म से कमजोर और पुरुषों से हीन होती हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगर बी देखेंगे तो शी फोकस्ड ओनली ऑन हर ओन एक्सपीरियंस, उन्होंने केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में लिखा without addressing the large social issues affecting women and their treatment as mere property, और महिलाओं की सामाजिक समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर बी। सी देखेंगे, शी आर्ग्यूड दैट women should stay within domestic roles and avoid intellectual pursuit, उन्होंने कहा कि महिलाओं को केवल घर तक ही सीमित रहना चाहिए और पढ़ाई लिखाई या ज्ञान प्राप्त करने से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। डी देखेंगे, शी बिलीव्ड women do not need education and support traditional gender expectations, इट मीन्स वो मानती थी कि महिलाओं को शिक्षा की जरूरत नहीं है और उन्हें पारंपरिक भूमिकाओं में ही रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट सेंट्रल आर्गुमेंट डज वोllstonecraft make in a vindication of the rights of women? Option number A, women ought to recognize their inferior position as a natural obligation and therefore should not dispute the current social order. Option number B, women's education is necessary for their active and equal participation in society, thus overthrowing the male-dominated social structure. Option number C, women are by naturally fit for the house and not should engage in the intellect, as the quest for knowledge would disturb the social order. Option number D, the advancement of society is dependent on the confinement of women to domestic roles and the maintenance of the male-dominated structure. वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। सेंट्रल में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैरी वोllstonecraft अपनी पुस्तक विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में सबसे मेन बात क्या कहती हैं। ऑप्शन दिया है, women ought to recognize their inferior position as natural obligation and therefore should not dispute the social current और social order, महिलाओं को ये मान लेना चाहिए कि वे पुरुषों से कम हैं और उन्हें समाज में मौजूदा अवस्था का विरोध नहीं करना चाहिए। ये गलत है क्योंकि पैसेज में मैरी वोllston ने इस सोच का विरोध किया है। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। बी देखते हैं, women's education is necessary for their active and equal participation in society, thus overthrowing the male dominated social structure. ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा है महिलाओं की शिक्षा बहुत जरूरी है
ताकि वे समाज में एक्टिव और बराबरी इक्वल पार्टिसिपेशन के साथ साथ भाग ले सकें। इससे मेल डोमिनेटेड सोच को जो है चुनौती मिलती है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। सी देखेंगे तो सी में लिखा है विमेन्स आर बाय नेचुरल फिट फॉर द हाउस, महिलाएं केवल घर में काम करने के लिए बनी हैं, एंड शुड नॉट एंगेज इन द इंटेलेक्ट एज द क्वेस्ट फॉर द नॉलेज विच डिस्टर्ब द सोशल ऑर्डर, और उन्हें पढ़ाई लिखाई या ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही नहीं। डी देखेंगे द एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी इज डिपेंडेंट ऑन द कन्फाइनमेंट ऑफ वुमेन टू डोमेस्टिक रोल्स। इट मीन समाज की प्रगति तभी होगी जब महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित रहे। ऑप्शन नंबर डी भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में है व्हाई डिड वुllstonecraft फेस पब्लिक क्रिटिसिज्म आफ्टर हर डेथ। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैरी वुllstone को उनकी मृत्यु के बाद लोगों की आलोचना मीन्स पब्लिक क्रिटिसिज्म का सामना क्यों करना पड़ा, यानी उनकी मृत्यु के बाद ऐसी क्या घटना हुई कि लोगों को उनकी आलोचना करने लगे। ऑप्शन नंबर ए हर राइटिंग वर व्यूड एज टू रेडिकल एंड वर सीन एज अ चैलेंज टू एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस बिलीफ। इसमें कहा जा रहा है उनकी लिखी हुई बातें ज्यादा क्रांतिकारी मानी गई और लोगों को लगा कि वे धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दे रही हैं। ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं। अगर बी देखेंगे शी ओपनली रिजेक्टेड मदरहुड एंड फैमिली लाइफ इन हर पब्लिश्ड वर्क। इट मीन्स उन्होंने अपनी किताबों में मां बनने और पारिवारिक जीवन का खुलकर विरोध किया। ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं है। सी देखेंगे डिटेल्स ऑफ हर पर्सनल लाइफ इंक्लूडिंग हर लव अफेयर्स बिकम पब्लिक। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। उनकी निजी जिंदगी और जैसे उनके लव अफेयर्स और लोगों के सामने सार्वजनिक हो गए थे, गॉडविन ने कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे शी एडवोकेटेड मैट्रिक्स फेमिनिस्ट आइडिया विच वर नॉट वाइडली एक्सेप्टेड ड्यूरिंग हर एरा। उन्होंने मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट का समर्थन किया, इसलिए उनकी आलोचना हुई। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24। In what ways does Wollstonecraft feminist approaches stand in contrast to that of Marxist feminist thinker? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैरी वुllstonecraft के फेमिनिस्ट विचार मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट विचारकों से किस तरह अलग थे। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वुllstonecraft और मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट की सोच में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो क्या था। ऑप्शंस देखते हैं। She limited her examination to economic equality, neglecting the cultural and social side of gender discrimination. It means उन्होंने केवल आर्थिक समानता की बात की और सामाजिक व सांस्कृतिक भेदभाव को नजरअंदाज किया। ऑप्शन नंबर ए जो है सही नहीं है। बी देखेंगे she maintained that class struggle was a more important factor than gender equality in the pursuit of social justice. It means उनका मानना ये था कि सामाजिक न्याय के लिए जेंडर इक्वालिटी से ज्यादा क्लास स्ट्रगल जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं है। सी को देखेंगे शी रिगार्डेड patriarchy as an illusion. She regarded patriarchy as the illusion and considered women to instincting. She regarded patriarchy as an illusion and considered women to instinctively suited for the home. It means उन्होंने माना था कि पैट्रियार्की कोई सामान्य नहीं है और केवल महिलाएं केवल घर के लिए बनी है। ऑप्शन नंबर सी भी सही नहीं है। डी देखेंगे शी हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ मदरहुड इन सोसाइटी डेवलपमेंट which was not considered by Marxist feminists. It means उन्होंने समाज के विकास में मदरहुड और बच्चों का पालन पोषण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जबकि मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट विचारकों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 which idea best reflects Wollstonecraft critique of patriarchy? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए पूछ क्या रहा है कि ये जो लिखा है क्रिटिकी, इसका मतलब होता है आलोचना क्रिटिसिज्म, और पैट्रियार्की का मतलब होता है ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें पुरुषों को महिलाओं से अधिक अधिकार और शक्ति प्राप्त होती है।
अब अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो लिखा हुआ है विमेन सबऑर्डिनेशन इज सीन एज अ मोरल ड्यूटी बट थ्रू एजुकेशन दे कैन बी मेड टू अंडरस्टैंड एंड कंटेस्ट देयर पोजिशन। इसका मतलब है कि समाज में महिलाओं को यह सिखाता है कि पुरुषों के अधीन रहकर रहना उनका कर्तव्य है, लेकिन शिक्षा एजुकेशन के माध्यम से महिलाएं अपनी स्थिति को समझ सकती हैं और उसके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप बी देखोगे तो लिखा है वुमेन्स आर नेचुरली इंफीरियर एंड शुड बी लिमिटेड टू डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच इंक्लूडिंग टेक केयर ऑफ देयर फैमिली। महिलाएं जन्म से ही पुरुषों से कमजोर हैं और उन्हें केवल घर परिवार तक ही सीमित रहना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे आप तो जेंडर इनइक्वालिटी इज सो इंटरेस्ट that it cannot be addressed through social reforms, that why people should accept the patriarchal setup without any protest। लैंगिक असमानता इतनी गहरी है कि इससे बदला नहीं जा सकता, इसीलिए लोगों ने पैट्रियार्की को स्वीकार कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। अगर डी देखेंगे तो इंटेलेक्चुअल परसूट फॉर वुमेन ओनली रिजल्ट्स इन फैमिली डिस्कॉर्ड विच इज व्हाई दे शुड नॉट ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर प्री डिफाइंड रोल्स। इसका मतलब है अगर महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी या ज्ञान प्राप्त करेंगी तो परिवार में झगड़े होंगे, इसीलिए उन्हें अपनी तय की हुई भूमिका पे ही भूमिका से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसी के साथ आज के जो हमारी एचएससी एमटीएस 2026 5 फरवरी शिफ्ट 1 के इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के सभी मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यूज को डिटेल में डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन, कंसेप्ट, ग्रामर रूल, वोकैबुलरी, रीजनिंग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। रिमेंबर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ आंसर याद करना काफी नहीं होता, बल्कि कंसेप्ट क्लियर होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो एग्जाम में चाहे क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर भी पूछेगा तो आप उसे सॉल्व कर लोगे। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी भी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द प्रेफरेंस जीके को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।